हमारा बेटा आज का जो टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया, जिसे हिंदी में कहते हैं हंसियाकार या दात्र कोशिका अरक्तता। जरा समझिए ये है क्या। पहले तो ये बताओ, एनीमिया शब्द सबने सुना ही होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। यहाँ लिखा भी है हिंदी में अरक्तता। आ माने अनुपस्थित, रक्तता माने खून, यानी खून अनुपस्थित जैसा हो जाए। अब अनुपस्थित का मतलब ऐसा तो नहीं शरीर में बिल्कुल खून ना रहे, मतलब खून की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। लेकिन ये खून की कमी जो है यानी एनीमिया है, ये कई प्रकार की होती है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर सिकल सेल एनीमिया यानी हंसियाकार या दात्र कोशिका अरक्तता क्या होती है। देखो, बात यह है कि हम लोगों के जो खून होता है, मानव शरीर के अंदर कितना खून होता है, लगभग 5 लीटर से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग बॉडी के हिसाब से। और सबको पता है जो खून है वो हल्का सा क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और जिसका 7 से कम होता है वो एसिडिक यानी अम्लीय होता है। ये तो बातें आप लोगों को पता ही है। तो जो खून है, उस खून के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बेटा क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक, वैसे तो खून में बहुत सारे चीज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग तत्व हैं भाई। 3 तरीके की रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसके अलावा जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, है ना, तो प्लाज्मा भी बहुत ज़रूरी है। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं, उनके अपने अपने काम हैं। लेकिन उन तीनों प्रकार की जो रुधिर कणिकाएं हैं, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, इनमें जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं यानी आरबीसीज हैं, तो लाल रुधिर कणिकाएं प्रायः कैसी होती हैं, गोल होती हैं। ये मान लो मैंने एक आरबीसी का चित्र बना दिया छोटा सा, यानी लाल रुधिर कणिका बनाई। इसी लाल रुधिर कणिका के अंदर कौन रहता है, हीमोग्लोबिन। ठीक, तो अगर हम पूछे कि हीमोग्लोबिन शरीर में खून के अंदर, रक्त के अंदर कहाँ पर है, तो आपका आंसर आएगा लाल रुधिर कणिका के भीतर। जब भी कभी हम लोग अपना खून चेकअप कराते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं कि भाई देख लो हमारा खून तो कम नहीं है शरीर में, तो जो पैथोलॉजिस्ट है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा देखता है कि हीमोग्लोबिन कितने पॉइंट आपका बचा है, ऊपर है या नीचे है। सामान्य जो आपको पता है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी रहती है, लगभग कितनी होनी चाहिए पुरुषों में अगर हम बात करें तो 12 से लेकर के 16 तक ठीक है, अच्छी है। बाकी थोड़ा 19-20 चलता है, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं में थोड़ा कम भी चल जाएगा हल्का सा। लेकिन ज़्यादातर लोग भारतवर्ष में एनीमिक हैं। एनीमिक मतलब एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, खून की कमी रहती है। फिलहाल आज मैं बात कर रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया की, यानी दात्र कोशिका अरक्तता क्या होता है। बेटा जो हीमोग्लोबिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये हीमोग्लोबिन 4 श्रृंखलाओं का मिलके बना होता है। यानी एक हीमोग्लोबिन का अणु कितनी श्रृंखलाओं से मिलके बना है, 4 श्रृंखलाएं। और ये चारों जो श्रृंखलाएं, चेन हैं, उनका नाम होता है पॉलीपेप्टाइड। अब आप कहोगे पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉली माने मैनी और पेप्टाइड एक बॉन्ड का नाम होता है। पेप्टाइड एक बंध होता है। कौन सा बंध, जो अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ता है। यानी एक अमीनो अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा अमीनो अम्ल, चौथा अमीनो अम्ल, 5वां, ऐसे लाखों अमीनो अम्ल होते हैं। तो एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ता है तो कौन सा बंध आता है, पेप्टाइड बंध। यहाँ भी जुड़ेगा तो कौन सा, पेप्टाइड बंध। यहाँ भी कौन सा, पेप्टाइड। अब अगर किसी श्रृंखला में एक बंध है तो मोनोपेप्टाइड, 2 बंध हैं तो डाईपेप्टाइड, 3 है तो ट्राईपेप्टाइड। लेकिन यार पता लगा यहाँ लाखों हैं, और लाखों की संख्या है, बहुत सारे होते हैं, उसके लिए पॉली शब्द आता है। इसीलिए अमीनो अम्लों की इस लंबी श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। इसका मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर पॉलीपेप्टाइड की कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 4। अब 4 में 2 श्रृंखलाएं अल्फा कहलाती हैं और 2 श्रृंखलाएं बीटा कहलाती हैं। यानी पूरी बात का निचोड़ क्या निकला कि हीमोग्लोबिन
4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिनमें से 2 श्रृंखलाएं अल्फा श्रृंखलाएं या अल्फा चेन कहलाती हैं और 2 को हम बीटा श्रृंखलाएं या बीटा चेन कहते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम एक हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखलाएं हैं उनमें 6ठे नंबर पर जो अमीनो अम्ल लगा है उसका नाम होता है ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल। तो सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में 6ठे नंबर पर कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ा होता है? ग्लूटामिक अम्ल, जिसे हम लोग GAG, ठीक, GAG कोड द्वारा डिनोट करते हैं, यानी इसका एक कोड होता है जिसे हम GAG कहते हैं। अगर कहीं GAG लिखा हुआ है लेकिन इनके बीच में कोई पॉइंट या कॉमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड कॉमा लेस होते हैं, इनके बीच में कोई कॉमा, अल्पविराम या कोई चिन्ह या फुल स्टॉप वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक, तो सामान्य रूप से यार 6ठे नंबर पे कौन होता है? ग्लूटामिक अम्ल। कहाँ? हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के 6ठे नंबर पर जो अमीनो अम्ल होता है उसका नाम क्या है? ग्लूटामिक अम्ल। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, जो 6ठे नंबर का ग्लूटामिक अम्ल है इसको एक दूसरा अमीनो अम्ल होता है जिसका नाम है वैलीन। क्या नाम है बेटा? वैलीन। इसका भी एक संकेत है या इसका भी एक कोड है जिसे हम लोग GUG कहते हैं, यानी ये था GAG, तो GAG किसका कोड है? ग्लूटामिक अम्ल का। और वैलीन किसका है? GUG का। तो सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के 6ठे नंबर पर ग्लूटामिक अम्ल अर्थात GAG होता है, लेकिन इस बीमारी में इस ग्लूटामिक अम्ल को 6ठे नंबर से हटा दिया जाता है और इसकी जगह पर वैलीन अर्थात GAG आकर के जुड़ जाता है। जब जुड़ गया, अब जो हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना बदल गई। ऐसी हीमोग्लोबिन जिसमें 6ठे नंबर पर GAG की जगह GUG जुड़ गया, वो ऐसी होती बिल्कुल बेकार हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन ऐसी हो जाती, कमजोर पड़ जाती है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो अपना काम नहीं कर पाती। अब आप कहोगे काम क्या नहीं कर पाती? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हाई स्कूल से पढ़ते चले आए हैं, छोटे क्लास से पढ़ते चले आए, क्या हीमोग्लोबिन का काम है जो श्वसन द्वारा हम अंदर सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया में फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से उठाकर रक्त के माध्यम से सारे कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। ये काम ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन करता है। यानी हीमोग्लोबिन का काम क्या था? फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठा करके ले जाना और सीधे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बांध लेता है और फिर सीधे जाकर के कोशिकाओं में, ऊतकों में, हर जगह पहुंचाता, पूरे शरीर के अंदर। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम किसका था? हीमोग्लोबिन का। लेकिन यहाँ हीमोग्लोबिन की संरचना बदल गई थी। बीटा श्रृंखला जो थी उसमें 6ठे नंबर पर होना क्या चाहिए था? ग्लूटामिक अम्ल यानी GAG, लेकिन बन क्या गया? वैलीन यानी GUG, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की संरचना विकृत हो गई और ऐसी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी ऑक्सीजन को ले जाने का, परिवहन का, संवहन का जो काम है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में नहीं हो पाएगा, खून की कमी हो जाती है। और क्या समस्या है? ऐसे में जो हीमोग्लोबिन जब गड़बड़ाया अंदर से, तो हीमोग्लोबिन अंदर जब गड़बड़ होता है तो ऐसे में जो लाल रुधिर कणिका गोल थी वो गोल नहीं रहती, वो भी पिचक जाती है, श्रंक हो जाती है, सिकुड़ने लगती है और अब हीमोग्लोबिन ऐसी ना होकर के कुछ ऐसी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हंसिया में छोटे छोटे दांत जैसे होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं दात्र, है ना। धान वगैरह काटने के लिए भी ऐसे दांतेदार इस तरीके से बना होता है, आपने देखा होगा, ऐसे करके बनी होती ना, ऐसे नीचे पकड़ने वाला। तो ये जो दांतेदार चीज है उसी को हमने बोला क्या? हंसियाकार या दात्र कोशिका, क्योंकि RBC जो कोशिका है और अरक्तता मतलब खून की कमी। इसका मतलब हुआ कि पूरी कहानी क्या बनी कि सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के 6ठे नंबर पर ग्लूटामिक अम्ल होता है और ग्लूटामिक अम्ल एक अमीनो अम्ल का नाम है जिसे GAG द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
लेकिन इस बीमारी में ग्लूटामिक अम्ल को रिप्लेस कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, किसके द्वारा? एन अदर एमिनो एसिड नोन एज वैलीन, यानी दूसरा वैलीन के द्वारा, जिसे जीयूजी कहते हैं। मतलब जीएजी की जगह जीयूजी आ गया तो भी सही है, या ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलीन आकर के फिट हो गया तो भी सही है। ऐसे हीमोग्लोबिन की संरचना परिवर्तित हो जाती है, ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता खत्म हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, खत्म नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। और व्यक्ति क्या करता है? जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो कोशिकाओं के अंदर सीधी सी बात है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी। जब ऑक्सीकरण नहीं होगी तो जो भी भोज्य पदार्थ हमारे कोशिका द्रव्य में पड़े हैं उनका भाई क्या है, उनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, समस्याएं आती हैं। और ये बीमारी लगने के बाद व्यक्ति को हमेशा थकान रहेगी, शरीर का वजन कम हो जाएगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, है ना, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, भूख भी कम हो जाएगी, और सारा मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की सारी गतिविधियां धीरे धीरे गड़बड़ हो जाएंगी। और तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। ठीक है, ओके भाई। बेटा मानवों में इस बीमारी, कौन सी बीमारी? दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया से संबंधित 3 कंडीशन या 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्या 3 अवस्थाएं हैं जरा समझिए। मैंने अभी बताया हीमोग्लोबिन में, प्रत्येक हीमोग्लोबिन के अणु में अल्फा श्रृंखलाएं कितनी? 2 और बीटा श्रृंखलाएं कितनी? 2 होती हैं। तो मैं यहाँ अल्फा श्रृंखला की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो परिवर्तन हुआ वो कहाँ हुआ? बीटा श्रृंखला में। तो बीटा श्रृंखलाओं की संख्या भी हीमोग्लोबिन में कितनी है? 2। यानी एक हीमोग्लोबिन मैंने लिखा और दूसरा हीमोग्लोबिन मैंने लिखा। अगर इधर के हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला नंबर 1 पर हमारा क्या है? ए मतलब सिकल सेल एनीमिया का, मैंने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया। इसका मतलब जो सिकल सेल एनीमिया है उसका जीन अगर मैं यहाँ पर प्रदर्शित करूँगा तो मैं क्या करूँगा? एस बना लूँगा। जैसे कलर ब्लाइंडनेस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने सी बनाया, हीमोफीलिया बना रहे थे, पढ़ा रहे थे तो मैंने एच बनाया। ऐसे ही मैं सिकल सेल एनीमिया का अगर जीन होगा तो मैं हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या बना दूंगा? एस बना दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, ठीक भाई, श्रृंखलाएं तो 4 हैं लेकिन बीटा श्रृंखला की बात की जा रही है, तो दोनों बीटा श्रृंखलाओं के ऊपर सिकल सेल एनीमिया का जीन ए है। ए मतलब अनुपस्थित है यानी एब्सेंट है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा? सामान्य व्यक्ति। कैसा हो जाएगा? सामान्य व्यक्ति यानी नॉर्मल व्यक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इधर भी हीमोग्लोबिन की श्रृंखला के ऊपर सिकल सेल एनीमिया का जीन नहीं है और बीटा श्रृंखला नंबर दूसरी जो है उसके ऊपर भी सिकल सेल एनीमिया का जीन नहीं है। लेकिन अगर एक हीमोग्लोबिन की यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का जीन है और इधर वाले पर नहीं है, या दूसरी कंडीशन समझिए क्या, यहाँ ऐसे ना करके मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, एक कंडीशन ये वाली बन गई, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि ये नॉर्मल है हीमोग्लोबिन और इधर हीमोग्लोबिन के इधर वाले के ऊपर सिकल सेल एनीमिया का जीन है। ठीक, तो ऐसे में व्यक्ति जो होगा वो कैसा होगा? वाहक। कैसा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इधर वाला यानी लेफ्ट वाला अगर सिकल सेल एनीमिया के जीन से पीड़ित है तो इधर वाला से काम चल जाएगा, और इधर वाला अगर सही है, इधर वाला पीड़ित है तो इधर वाले से काम चल जाएगा। यानी ऐसा व्यक्ति वाहक मीन्स कैसा बन जाएगा? कैरियर। यानी इसमें सिकल सेल एनीमिया का जीन तो होगा लेकिन कभी समस्या नहीं होगी। ठीक। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसकी हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखलाएं वो दोनों की दोनों श्रृंखलाएं ऐसी हैं कि सिकल सेल है ना, सिकल सेल एनीमिया वाली समस्या है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्या समझ में आया कि हीमोग्लोबिन में
कितनी श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड की? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम बात पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की। इसमें अल्फा वाली श्रृंखलाओं में कोई समस्या नहीं होती, बीटा श्रृंखलाओं में समस्या होती, वो भी 6ठे नंबर पर जो अमीनो अम्ल है यानी ग्लूटामिक अम्ल, उसकी जगह पर वैलिन नाम का अमीनो अम्ल जुड़ रहा। तो अगर किसी व्यक्ति के उन दोनों श्रृंखलाओं में यानी दोनों बीटा श्रृंखलाओं में सिकल सेल एनीमिया वाली समस्या अनुपस्थित है, ए मतलब अनुपस्थित है, तो ऐसा व्यक्ति सामान्य व्यक्ति होगा। अगर किसी एक पर समस्या है और एक पर अनुपस्थित है तो कैसा हो जाएगा? वाहक व्यक्ति। और अगर दोनों ही जगह पर समस्या है तो ऐसे में काम नहीं चला पाएगा अपना, और ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा? एनीमिक हो जाएगा, यानी रोगी बन जाएगा। तो 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन पुरुषों के लिए भी हैं और तीनों कंडीशन महिलाओं के लिए भी हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जेनेटिक समस्या वैसी वाली नहीं है, जीन से संबंधित, गुणसूत्रों से संबंधित। यहाँ लिंग गुणसूत्रों से मतलब थोड़ी है। हीमोग्लोबिन तो भाई महिला में भी होता है और पुरुष में भी होता है। इस वजह से मैंने व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया है, ना कि महिला और पुरुष, क्योंकि व्यक्ति में दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस बीमारी में पुरुष भी वाहक हो सकते हैं। ठीक।